Hello students, good evening everybody. So dear students, I am Karan Sakya. You are most welcome on our channel Chemical Group. So dear students, आज मैं क्लास 10th का साइंस का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड का, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना। तो इस टाइप से मैं कंप्लीट साइंस का ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ और भी पेपर्स इसी फॉर्मेट पर जो सीबीएसई बोर्ड में अभी टर्म 2 में आएगा उस टाइप के कुछ पेपर्स और भी मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट आएगा और डिमांड अगर आएगी तो कुछ और भी क्वेश्चन पेपर्स जो मैं सेट कर रहा हूँ उनको भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूँगा। तो फिलहाल स्टूडेंट्स अभी मैं बात कर रहा हूँ इस सैम्पल पेपर की। इसमें सबसे पहले देखो सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और दिस क्वेश्चन हैज 3 सेक्शन। पहली बात तो कि इसमें 3 सेक्शंस हैं और 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें से सेक्शन ए हैज क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, जिसमें हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और कितने होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसी टाइप का पेपर आएगा। दूसरा सेक्शन बी में आपके कितने 6 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन जो है वो आपके कितने होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे वो भी आपके 3 मार्क्स के होंगे। एंड द चॉइसेस हैव बीन, जो इंटरनल चॉइसेस हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी जाएंगी। एंड अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अगर चॉइसेस हैं तो उसमें से एक आपको करना है। तो कुल मिलाकर के ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन पेपर होगा आपका। और फिलहाल यहाँ जो मैंने केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का आपको गिवन है। इसको देख करके करना क्या है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि मोस्टली जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, जनरली आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें से अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसके जो आउटर मोस्ट सेल है वो आपकी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब है कि वो आपका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्या होगा, तो वो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर पी की बात करूँ, पी में देखूँ तो पी जो एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके 2,6, 2 का मतलब के सेल में 2 है और एल में आपके कितने हैं, 6 है। तो यहाँ से एक बात तो पता चल रही है कि आपका जो पी है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। और अगर हम बात करें क्यू, क्यू जो है वो आपका क्या आ रहा है, 2, 8, 1, यानी के एल, और यहाँ पर हम कहेंगे कि एम और आ जाएगा, इसमें आपका एक सेल है। और आर, अगर मैं आर एलिमेंट की बात करूँ तो आर में क्या आएगा, 2, 8 और 7। इसके अलावा अगर हम एस एलिमेंट की बात करें तो एस में आ जाएगा हमारा 2, 8 और 8। तो एक तो बात कन्फर्म हो गई कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये तो कुछ भी, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा। कोवेलेंट क्या है, ये कुछ भी नहीं बनाएगा क्योंकि इसकी जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम देखें, यहाँ पर हमें ये देखना, चेक करना है कि मेटल्स जो होंगे वो जनरली आपके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको ये पूछा गया है कौन सा एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स लगाए ना, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो आप देखो इसमें अगर देखा जाए 281, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो, सोडियम का है, और सोडियम एक मेटल है। तो ये मेटल आपका क्या कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, नहीं बनाएगा। हमने कहा कि नॉन मेटल्स हैं ये जनरली जो है आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो P2 और यहाँ पर 6 है ना, 2, 6 का मतलब किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 8 आ रहा है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया। और R क्या है, R आपका क्लोरीन हो गया। दोनों ही आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो आंसर जो आपका होना चाहिए था, ये पूछा गया था कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो ए का जो आंसर केवल इतना आ जाता, क्या आपका P और R। ठीक है,
P एंड R, बस इतने बात आपको लिखनी थी और एक्स्ट्रा आप में कुछ भी नहीं लिखना था। P और R इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है कार्बन रिएक्ट्स विद द एलिमेंट्स अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड। ये देखो क्वेश्चन मैंने क्लास में कई एक बार डिस्कस किया है, एक बार नहीं किया है। हमने कहा कि कार्बन फॉर्म सेवरल नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे ज़्यादा कंपाउंड अगर नेचर में एग्जिस्ट हैं तो वो किसके हैं? कार्बन के ही हैं। तो अब कार्बन के ही कंपाउंड क्यों हैं भाई? गिव सुटेबल रीजन। सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के क्यों हैं? इसका रीजन मैं कई एक बार एक्सप्लेन किया है क्लास के अंदर। इसके दो रीजन हैं। नंबर फर्स्ट है कि कार्बन में क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके दो रीजन हैं। और सेकंड रीजन आपका क्या है? कैटिनेशन। बस इतनी दो बातें आपको लिखनी थी। ठीक है बच्चे, और पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। तो क्वेश्चन आप कोशिश आप ये करेंगे एग्जाम में, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे दीजिए, एग्जैक्ट आंसर दे दीजिए। एग्जामिनर को आप घुमाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो तुम खुद ही घूम जाओगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सुटेबल रीजन दीजिए। तो ये था आपका टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन, ये आपका पार्ट बी का आंसर। बस इतना सा करना था। और आपका नंबर भी देख लिया करो, 2 ही नंबर का है, पहला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। डायग्राम बिलो शोज द पार्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ये भी देखो कोवेलेंट कंपाउंड पे आ गया। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो हमने आपसे कहा था अभी कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और जो मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता है ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और ये हमारी पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड है। और आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS है, इधर क्या होते हैं? आपके मेटल्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज मेटल्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कौन सा एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा? तो आपका बाई जेड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल ये था, बाई जेड। ठीक है, बाई एंड जेड, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था इसमें आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव द बिगर एटॉमिक रेडियाई। तो किसकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है? तो सीधी सी बात है, हम लोग एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि अगर हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टॉप से बॉटम में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है और लेफ्ट से राइट में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। अगर आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ग्रेटर होगा, तो सीधी सी बात देखो, ये तो ऊपर ही है। अगर हम W से कंपेरिजन करें तो W इनमें सबसे नीचे है, तो डेफिनेटली बात है कि W की एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब रीजन पूछा गया क्यों, ये W की एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा क्यों है? तो आंसर में आ जाएगा W, और कहेगा कि इसकी सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा क्यों है? रीजन क्या दे देंगे? बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे ही ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं, टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। ये रीजन इसका होना चाहिए था। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, भाई सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज करती। तो इतना सा इसका आंसर था। इसके बाद देखो हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिया है। ये क्वेश्चन हमारा है, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियड 3। आपको थर्ड पीरियड में से एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, अभी सबसे पहले मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिख देता हूँ। कौन कौन से होंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट? अगर हम बात करें सोडियम, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड पीरियड के एलिमेंट। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये आपके क्या है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब कह रहा है कि चूज एन एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड टेबल दैट मैचेज द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब आपको थर्ड पीरियड से क्या करना है? एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, और
रीजन भी देना है। नंबर 1 है इट हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर डायमंड के सिमिलर है। अब यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो ये हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट हो जाएगा, ये ग्रुप 2 है, ये आपका एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये 13 है, ये आपका 14, 15 ग्रुप है, 16, 17 और ये 18 ग्रुप का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसा स्ट्रक्चर, अब डायमंड में क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14 है। तो 14 ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है जो थर्ड पीरियड में लाई हो रहा है, 14 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड में आता है, तो थर्ड पीरियड में कौन सा आता है आपका सिलिकॉन। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, और आपसे ये भी कह रहा है कि आप इसका रीजन दीजिए। ठीक है, तो आप रीजन इसका क्या बताएंगे, रीजन बता देंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका जो 8 है, 8 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऐसा ही लिख दो या कह दो सिलिकॉन। रीजन क्या है, टेट्राहेड्रल। रीजन ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, दोनों का ही स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलिकॉन का भी टेट्राहेड्रल होता है और डायमंड का भी टेट्राहेड्रल होता है। और क्या बता सकते हैं, और टेट्राहेड्रल इसके कई एक रीजन हो जाएंगे। दूसरा ये भी कह सकते हैं टेट्रा बैलेंसी है, ये हमने बताया था। टेट्रा, हमने आपसे एक बात कही थी क्लास में, बताया था कि टेट्रा बैलेंसी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इससे क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है, टेट्रा बैलेंसी। और क्या होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है, डायमंड के पास है ना, कैटिनेशन। सिलिकॉन में भी कुछ हद तक कैटिनेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक तो इसका नेचर होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेचर होता है, कार्बन का कोवेलेंट बॉन्डिंग, सिलिकॉन के भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, सिलिकॉन भी बनाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसके 3-4 आपको ये रीजन्स देने थे, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। पार्ट बी है कि इट हैज सेम बैलेंसी एज लिथियम। तो कह रहा है कि पीरियड थर्ड का कौन सा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम की तरह है। तो लिथियम के ग्रुप में देख लो ना, तो लिथियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 में और कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। बस इसका आंसर क्या था, सोडियम था, इतनी बार लिखनी थी Na, और लिख दो इस साइड में यहाँ पर सोडियम। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम ग्रुप में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और रीजन देना था तो क्या बता देंगे कि बोथ हैज वन बैलेंसी, बोथ हैज वन बैलेंसी, दोनों की बैलेंसी क्या होती है, 1। अब कुछ बच्चे ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट क्लोरीन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन के नॉन मेटल है। और यहाँ पर जो लिथियम है ना, लिथियम और सोडियम, ये दोनों क्या हैं भाई, ये दोनों के दोनों मेटल हैं। तो यहाँ पर आप क्लोरीन से तुलना नहीं करेंगे, क्लोरीन से कंपेरिजन नहीं करेंगे, आपको मेटल की मेटल से कंपेरिजन करनी है। तो Li और Na ये क्या हो जाएंगे आपके, दोनों की बैलेंसी 1 है, ये इसका रीजन है। पार्ट सी था इसका कि इट हैज़ अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि ग्रुप 16 एलिमेंट का, या ग्रुप 16 ना भी क्या रखा हो, केवल ऑक्सीजन फैमिली। तो जब ऑक्सीजन फैमिली की बात आए तो ऑक्सीजन है ना, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या है, ऑक्सीजन की फैमिली है। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है ये ऑक्सीजन फैमिली है। और ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं, इस ऑक्सीजन फैमिली में से कौन सा एलिमेंट है जो पीरियड नंबर 3 में आता है, तो केवल एक एलिमेंट है, सल्फर। इसीलिए बार बार कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल को अपने माइंड में जस्ट इमेजिन करके रखो, तो आप केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वेरिएबल बैलेंसी। अब सल्फर की वेरिएबल बैलेंसी होती है, मगर कैसे आप शो करेंगे वेरिएबल बैलेंसी, वेरिएबल बैलेंसी का मतलब एक से ज़्यादा बैलेंसी हो। अगर एक बात देखो, हमने कहा सल्फर में अगर SO2 ले लें तो यहाँ पर बैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सल्फर की बैलेंसी कितनी है आपकी, 4 बैलेंसी है। क्यों, क्योंकि सल्फर के बाद देखो ये डबल बॉन्ड एक O लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है। कहने का मतलब जितने भी बॉन्ड अगर लगे होते हैं किसी एलिमेंट के साथ, उतनी इसकी बैलेंसी होती है। अगर हम SO2 की जगह एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो यहाँ पर पता क्या हो जाएगा, इस तरह से, ये देखो ये आपका हो गया। अब कितने बॉन्ड लग गए, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, तो यहाँ पर सल्फर की बैलेंसी कितनी हो गई, बोलो, सल्फर की बैलेंसी 6 हो गई। तो ये वेरिएबल हो गई नहीं, कि वेरिएबल का मतलब चेंज होना। तो यहाँ पर सल्फर की बैलेंसी 4 थी
और यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई, तो हम कहेंगे कि देयर इज ए वेरिएबल वैलेंसी। तो यही है इसकी क्या होती है, सल्फर की वैलेंसी वेरिएबल होती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या कह रहा है, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियड 3 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस। अच्छा इसको मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। अब C4H8 आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रांच चेन आइसोमर। इसमें जो C4H10 है, पहले इसमें बताना है कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। तो अभी उसने ये नहीं कहा है कि इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, केवल आपसे ये कहा है कि हाउ मैनी आइसोमर्स। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स, उन सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसमें अभी कहा है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ केवल ब्रांच्ड है ना, जो ब्रांच्ड चेन आइसोमर है उसका केवल आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी कह सकता है कि जितने भी आपके आइसोमर बने हुए हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपको हर तरह से आना चाहिए। फिलहाल देखो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि इसके 4 आइसोमर पॉसिबल हैं। कौन कौन से 4 आइसोमर हैं, इसका आंसर आएगा 4। और अब देखो आइसोमर बताने कौन कौन से हैं, देखना। एक तो हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या बन गया, ये हमारा बन गया ब्यूट 1 ईन बन गया। दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारा ब्यूट 2 ईन। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा बन जाएगा एक और बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक लगा दो CH3। तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो 1 2 है ना, 2 मिथाइल, ये आ जाएगा हमारा 2 मिथाइल और प्रॉप है ना, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक आपका साइक्लिक टाइप का बना दो CH2 CH2, ये आपका बन गया CH2। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से इनके आइसोमर होना चाहिए। तो ये 4 पॉसिबल आइसोमर थे। आपसे केवल इतनी बात पूछी कि कितने आइसोमर, 4। अब पूछा गया था आपसे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो ब्रांच चेन आइसोमर है उसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कौन सा ब्रांच चेन है, यही वाला ब्रांच चेन है, बना दो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो कार्बन है तो 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं इसके साथ, अभी 3 हाइड्रोजन लगा दो, ये H और ये H। इसके अलावा ये यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है। ये देखो हमने यहाँ से क्या किया, इसके साथ ये H, ये H। आप सर्कल करना चाहें तो कर दें, ना करना चाहें तो कोई बात नहीं। ये कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ से ये H और ये H। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया इसका। आप इसी तरह सभी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 का एक आंसर हो गया। क्वेश्चन इसका पार्ट बी है, हाउ विल यू प्रूव दैट ये C4H8 और C5 ये आपके जो C4H8 और C5H10 ये होमोलोग्स हैं, है ना। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि दे आर द होमोलोगस। तो पहले जान लो कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस कंपाउंड क्या होते हैं। तो हमने कई एक बार बताया था, अभी देखो बता देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें C4 और H8 और दूसरा कंपाउंड यहाँ पर लिया है C5H10। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो कितने का डिफरेंस है, बोलो दोनों में कितने का डिफरेंस है। एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है कि नहीं है। और आपको बताया था कि जब सक्सीसिव कंपाउंड के बीच में अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो वो क्या होते हैं, वो आपके होमोलोग्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे C4 एंड C5H10 आर होमोलोग्स, आर होमोलोग्स हैं। आखिर क्यों है, वाई, बिकॉज, क्योंकि इसका रीजन देंगे नंबर फर्स्ट है कि उनके जो डिफरेंस है सक्सीसिव कंपाउंड में वो किस ग्रुप का है, CH2 को। आप लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा सा लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंपाउंड इज CH2। किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। दूसरी बात,
आप कहेंगे कि द सक्सेसिव कंपाउंड इज डिफर बाई 14 मॉलिक्यूलर मास, किसके द्वारा 14 U। अगर देखोगे तो सक्सेसिव कंपाउंड का जो मास है 14 U के द्वारा डिफर है। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों में ही देखेंगे क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। कैसा होना चाहिए, देखो ये ध्यान रखना, जब भी होमोलोगस सीरीज बनती है तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। और क्या होता है, इसका सेम जनरल फार्मूला है, सेम जनरल फार्मूला, आपका जनरल जो फार्मूला है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, ये आपका होमोलोगस सीरीज है। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्बन कंपाउंड ए हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। ठीक है, ध्यान से देखना, C2H6 और O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट्स सॉल्युबल इन द वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, और ये वाटर में सॉल्युबल है। आपको ध्यान रखना कि अगर आप इससे दो चीज़ें बना सकते हैं, मालूम क्या बना सकते हैं, एक तो आप ये बना सकते हैं CH3CH2OH, एक दूसरा और बना सकते हैं CH3OCH3। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। पहला वाला अगर देखा जाए तो ये हमारा इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है ना। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा हमारा है डाई मिथाइल ईथर। लेकिन यहाँ पर एक बात देखेंगे, देखो ये कह रहा है कि दूसरी बात कही कि सॉल्यूबल इन द ऑल प्रोपोर्शन, ये वाटर में सॉल्यूबल है। और जब वाटर में ऑल प्रोपोर्शन में सॉल्यूबल है तो ये ईथर आपका ऑल प्रोपोर्शन में सॉल्यूबल नहीं होता है। क्या होता है, केवल इथेनॉल है जो वाटर के साथ किसी भी रेशियो में सॉल्यूबल होता है। तो आइडेंटिफाई द ए आपका क्या है, तो आपका जो पार्ट ए है इसका आंसर हो जाएगा केवल इथेनॉल, बस इतना आंसर आपको देना था, इथेनॉल। दूसरा है गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू ऑफ द होमोलोग्स ऑफ ए का कोई आपको अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है ए, तो ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CH3 CH2 और OH। और दूसरी बात ये कही कि गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू ऑफ द होमोलोग्स ऑफ ए, इसके दो होमोलोग्स बताने हैं। तो होमोलोग्स का मतलब क्या है, इसमें CH2 का डिफरेंस करते जाइए भाई, CH3 CH2OH है, आप क्या कर दीजिए, आप लिख दो CH3 CH2 और CH2 और OH, ये हो जाएगा। आपसे केवल दो पूछे गए, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। आप इससे चाहे इससे पहले वाला भी लिख सकते हैं, मतलब इससे पहले अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, CH3OH भी तो हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी आपके इसके दो होमोलोग्स लिखने थे तो आप इन तीनों में से कोई से दो लिख सकते थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं कि और 2-4-6 पेपर बना के इसकी प्रैक्टिस करवा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।